हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और परीक्षा की तैयारी आप लोगों का एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज 12वीं वाले बच्चों का एग्जाम खत्म हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो डिस्टर्ब इधर 2-3 दिन आप लोग हुए हैं, अब आगे नहीं होएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब 12th वालों का एग्जाम खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत 12th वालों के चलते ही डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है ना। सुबह में भी आप लोगों का जो क्लास नहीं हुआ, उसके बदले में अभी क्लास ले रहे हैं। वो भाई इसलिए क्योंकि 12वीं वालों का आज हमारा ही सब्जेक्ट का एग्जाम था, हिंदी का, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन अब उन लोगों का एग्जाम खत्म हो गया है और अब पूरा फोकस आप लोगों पर ही करना है, पूरा फोकस आप लोगों पर करना है, ताकि अब आप लोगों का एग्जाम अच्छे तरीके से हम पार करा सकें, ठीक है। चलिए एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ बाबू, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और प्यारे बच्चों, आज हम सोशल साइंस का कुछ अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो एक बार बताइए कि हाँ सर जी, हम सभी बच्चे तैयार हैं। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए कि हाँ सर, हम सभी बच्चे तैयार हैं। चलिए तो फटाफट से प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। आज सुबह में हम 4 बजे से ही उठ करके क्लास ले रहे थे 12वीं वाले बच्चों का, ठीक है ना। आज सुबह में हम 4 बजे से ही उठ करके क्लास ले रहे थे। इस वजह से प्यारे बच्चों, आज हम सुबह वाला क्लास नहीं ले पाए, चूंकि रात में भी लेट तक जगे, सुबह 4 बजे से ही क्लास ले रहे थे, तो इसलिए सुबह में सोचे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो अभी हम आप लोगों को एकदम पूरी ऊर्जा के साथ क्लास करवाने के लिए तैयार हैं। चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्लास के लिए हम बेजोड़ तैयारी करते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को हम ये क्लास करवाएं, इससे पहले आप लोग हमें ये बता दीजिए कि अभी कौन सा विषय है जिसका तैयारी आप लोगों को लग रहा है कि अभी विशेष होनी चाहिए, ज्यादा उसके सर क्लास ले लें। बहुत सारा आप लोगों का सब्जेक्ट ऐसा है, टॉपिक ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाया है, और इसलिए आप लोग सोचते हैं कि सर अभी उस सब्जेक्ट का क्लास ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक बार बताइए, अभी फिलहाल आप लोग किस सब्जेक्ट को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान है? क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा परेशान रहेंगे ना, हम उसी सब्जेक्ट का क्लास लेंगे। आप जिस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा परेशान रहेंगे, हम उसी सब्जेक्ट का क्लास लेंगे। तो आप लोग एक बार हमें बता दीजिए कि आप लोग किस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा परेशान हैं। बाबू, आप लोग किस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा परेशान हैं, एक बार कृपया करके आप लोग हमें बताइए। हाँ बाबू, एक बार आप लोग हमें बता दीजिए कि आप लोग किस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा परेशान हैं। ठीक है ना। बताओ बाबू, किस सब्जेक्ट को लेकर के आप ज्यादा परेशान हैं? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का क्लास आप लोग का चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश का क्लास आप लोगों का सोमवार से चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इंग्लिश को लेकर के परेशान है ना, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इंग्लिश का क्लास जो है ना, वो आप लोगों का सोमवार से ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। और किस सब्जेक्ट को लेकर के परेशान है? हिंदी, संस्कृत, केमिस्ट्री। हिंदी, संस्कृत, केमिस्ट्री, ऐसा बात है क्या? हिंदी, संस्कृत, केमिस्ट्री और संस्कृत हो गया, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, चलिए केमिस्ट्री का तो हम लगभग आपको पूरा करवाए हैं। केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए, लेकिन अगर केमिस्ट्री में अगर दिक्कत है तो फिर हम उस दिक्कत को भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक हमें लगता है, ठीक है ना। चलिए
आप लोगों का कमेंट हम एक बार फिर से रीचेक करेंगे, और सबसे ज्यादा बच्चे जिसके लिए हमें कमेंट किए हैं, सबसे ज्यादा बच्चे हमें जिस लिए कमेंट किए हैं, बताओ बाबू, सबसे ज्यादा बच्चे हमें जिसके लिए कमेंट किए हैं वही प्यारे बच्चों हम आप लोग को करवाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल आप लोग अगर क्लास को शेयर कर दिए हैं तो हम क्लास शुरू करते हैं। देखो बाबू, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी सिविक्स ये सब का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवाए हैं, तो आप करवा दीजिए। तो सबसे पहले आज हम सिविक्स का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है ना? सिविक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हां तो कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अगर प्यारे बच्चे हम आप लोगों से पूछें कि बताइए क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, तो आप लोग क्या कहिएगा? अगर हम आप लोगों से पूछें कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब होता है कि सत्ता में समाज के सभी वर्गों का बराबर अधिकार होना। सत्ता में समाज के सभी वर्गों का बराबर अधिकार होना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। तो अगर हम आपसे यह पूछें कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग कहिएगा कि हाँ सर जी सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। तो वही पूछ रहा है कि अगर सत्ता में साझेदारी जरूरी है तो कैसे जरूरी है। तो लिखेंगे हम लोग कि हाँ सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव कम होता है। जैसे देखिए, समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और सभी धर्म सभी जाति के लोग अपने नेता को चुनते हैं ताकि वो शासन में जाएं, ठीक है ना? सभी धर्म सभी जाति के लोग अपने जाति के अपने धर्म के नेता को चुनते हैं ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी जाति किसी धर्म को नहीं वैल्यू मिलता है, अगर किसी जाति किसी धर्म को सत्ता में साझेदारी नहीं दिया जाता है, तो वैसे में क्या होता है? दंगा होता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं, लोग आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर लेते हैं। तो इसलिए सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसी में क्या होता है? टकराव बहुत कम हो जाता है उससे। सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होता है तो लोग ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम बोले थे, आप लोगों को कुछ याद है कि 500 सीरीज वाला हम लेकर के आ रहे हैं, 500 क्वेश्चन का सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। ये हम आप लोग को बोले थे ना कि हम 500 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम ज्यादा नहीं एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट से 500 क्वेश्चन लगभग हम आप लोग को बताए थे कि प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग 500 क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट से 500 प्रश्न देंगे हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का। प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग 500 ऑब्जेक्टिव का हम प्रश्न देंगे, और इस 500 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसका लगभग 70-80% क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से लड़ेगा, ठीक है ना? तो हम चाह रहे हैं कि यह जो 500 प्रश्न वाला सीरीज है यह आज से ही शुरू कर दिया जाए। यह जो 500 प्रश्न वाली सीरीज है यह आज शाम से ही शुरू कर दिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? यह जो 500 प्रश्न वाली सीरीज है यह आज शाम से ही शुरू कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आज शाम से शुरू कर दिया जाए, ठीक है ना? बिल्कुल आज शाम से ही शुरू किया जाए। और आज शाम में किस सब्जेक्ट का ले ये हमें डिसाइड करना है, और हम ये सोचे हैं कि आज शाम में हम प्यारे बच्चों साइंस का ले लें, ठीक है ना? आज शाम में हम साइंस का ले लें। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों मिला करके लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन होगा, 500-600 के बीच में क्वेश्चन है, ठीक है ना? और पूरा प्रश्न प्यारे बच्चों इसी में से लड़ना चाहिए, ठीक है ना? पूरा प्रश्न इसी में से लड़ना चाहिए। तो इसलिए आज शाम में हम लेने वाले हैं, साइंस के लिए तैयार रहिएगा। और आज शाम में 6:15 से आपका ये क्लास शुरू होगा, और हम कोशिश करेंगे कि पूरा हम एक ही बार में ले लें। हम कोशिश करेंगे कि 500 प्रश्न जो है ना हम एक ही बार में ले लें। हमारा पूरा यह प्रयास रहेगा कि 500 प्रश्न जो है वो हम एक ही बार में ले लें, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चे आप लोग भी तैयार रहिएगा, हम लोग भी तैयार रहेंगे, बेहतर तरीके से आगे तैयारी भी करेंगे, ठीक है ना? चलिए।
तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। बाबू कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। आपको पता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जैसे भारत हमारा देश है, तो क्या भारत में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं? नहीं ना, भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ठीक है ना। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग रहते हैं। हर एक जाति का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हर एक धर्म का बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर भारत में हर एक धर्म के लोग मिलजुल करके रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग मिलजुल करके रह सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो याद रहे, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? किसी भी देश, किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होना। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि वैसा देश जहां पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं और हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म प्रचार के लिए स्वतंत्र होते हैं। कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहा है, कोई सिख है तो वो सिख धर्म का प्रचार कर रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, अपना अपना धर्म हो, वह अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो बाबू, तो ये क्वेश्चन याद करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवारवाद क्या है, वंशवाद क्या है या भाई भतीजावाद क्या है। क्वेश्चन यही ना है। परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। देखो बाबू, चुनाव आता है तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो नेता होता है वह अपने बेटा को ही खड़ा करवा देता है। ठीक है ना, जब चुनाव आता है तो जो नेता होता है ना, वो अपने बेटा को, अपने भतीजा को, यानी कि अपने ही परिवार में किसी को टिकट देता है। जब चुनाव आता है तो लोग अपने ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने का काम करते हैं। तो जब अपने ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने का काम करते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं परिवारवाद, उसे ही कहते हैं भाई भतीजावाद, उसे ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? वंशवाद कहा जाता है। तो लिखेंगे हम लोग कि परिवार एक मानसिकता होती है, परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का क्या है? अवगुण है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करता है, और चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल अपने ही सगे संबंधियों को टिकट देने का कार्य करता है। वो क्या है? वो लोकतंत्र का अवगुण है। ठीक है ना, याद रहेगा बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि विविधता में एकता का अर्थ बताइए। विविधता में एकता क्या है बाबू? विविधता में एकता किसे कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता में एकता का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, विविधता में एकता कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए ना, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है ना, अलग संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन सब लोग यहां पर एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, हमारे देश में अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग यहां एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। अलग जाति, अलग धर्म, अलग संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन सब लोग यहां एकता की भाव से रहते हैं। एकता की भाव से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बताओ बाबू। यहां अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहां लोग एकत्व की भाव से रहते हैं। तो उसी को तो कहते हैं विविधता में एकता। ध्यान रखिएगा, विविधता मतलब क्या हुआ? अलग अलग, यानी कि यहां लोग अलग अलग हैं, जाति के आधार पर अलग हैं, धर्म के आधार पर अलग हैं, सबके आधार पर अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी में क्या है? एकता है।
उसी को क्या कहते हैं? विविधता में एकता कहते हैं। उसी में क्या कहते हैं? विविधता में एकता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को क्या करता है? अपनाता है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत में ही करते हैं। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी प्रकार की आपदा आती है, तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटा करके समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में क्या है? एकता है। ठीक है ना? अतः कई कारणों से यह साबित होता है कि विविधता में एकता है। बोलो बाबू, यहां तक याद रहेगा? सभी बच्चों को यहां तक याद रहेगा? एक बार बताइए, हाँ या ना? बताओ बाबू, एक बार सभी बच्चे को याद रहेगा? आज कुछ लगता है कि टेक्निकल इश्यू है क्या जी? आज बच्चे ज्यादा हैं, लाइक ज्यादा है और बच्चों का संख्या कम दिखा रहा है। कुछ इश्यू वगैरह है क्या? बच्चे उतना ही हैं, लेकिन संख्या यहां पे कम दिखा रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि कोई यूट्यूब का इशू रहे। ठीक है, चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आप लोग देख पा रहे हैं ना? फिगर धुंधला आ रहा है? धुंधला तो नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस समय कम से कम 6000 बच्चे तो पढ़ते थे, और आज 3000 भी नहीं है, 3000 से भी कम है। कुछ ना कुछ तो इश्यू होगा जरूर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगिक विभेद या असमानता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक विभेद या असमानता क्या है? बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? आज शाम के लिए तैयार रहिएगा। आज शाम में जो हम 500 क्वेश्चन वाली सीरीज ला रहे हैं ना, उसके लिए आप लोग आज तैयार रहिएगा, एकदम तहलका मचा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक विभेद क्या है? प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में स्त्रियों और पुरुषों में जबरदस्त भेदभाव किया जाता है। ठीक है ना? और लिंग के आधार पर यह भेद होता है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि लिंग के आधार पर यह भेदभाव हो रहा है। तो अगर लिंग के आधार पर भेदभाव हो तो उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहा जाता है। तो लिखेंगे, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। जैसे खान पान में भेदभाव, शिक्षा संस्थान में भेदभाव, पालन पोषण में भेदभाव, वस्त्र पहनावा में अंतर। यानी कि सीधे सीधे आप ये समझिए, अगर लिंग के आधार पर भेदभाव है, अगर लड़का और लड़की में भेदभाव है, तो उसे ही क्या कहेंगे? लैंगिक विभेद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक है ना? आज जरूर कोई इशू चल रहा है। देखिए, लाइक की संख्या 4000 से ऊपर हो गया है और बच्चे 3000। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज तो हमें। लाइक का संख्या 4000 से ऊपर और बच्चे 3000। कुछ तो इशू है। ठीक है ना? कुछ तो इशू है भाई आज। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखें। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण। समाज में स्त्रियों के लिए दयनीय स्थिति क्या है, उसका 4 कारण लिखिए। तो समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 कारण हम लोग क्या लिखेंगे? देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण लिखेंगे। पहला, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। हालांकि अब तो ये चीज नहीं है, अब तो लगभग बराबर होते जा रहा है कि पुरुष और महिला सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पुरुष और महिला में अब कोई दिक्कत ही नहीं है।
महिलाएं अब कहीं से भी कम नहीं है, जहां जहां पुरुष जा रहे हैं उनसे एक कदम आगे ही महिला जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन किताब के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव अभी भी बरकरार है। गांव में अभी भी यह धारणा है, अशिक्षित परिवार में अभी भी यह धारणा है कि बेटा को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है। ठीक है ना। उसके बाद महिला में पर्दा प्रथा, महिला में पर्दा प्रथा आप लोगों को स्पष्ट दिखता है। शिक्षा का अभाव स्त्रियों में स्पष्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और यह चीज सब जगह पर झलकता है। हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं, हम ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं। कहीं पर भी आप ऑफलाइन ट्यूशन अगर जाते होंगे तो देखिएगा ऑफलाइन ट्यूशन में कि अगर ऑफलाइन ट्यूशन में 400 बच्चे अगर लड़के हैं, अगर ऑफलाइन ट्यूशन में 400 अगर लड़के हैं तो लड़की आपको मिलेगी 40 गो। लड़की आपको क्या गो मिलेगी? 40 गो। क्या भाई समाज में खाली लड़का ही है, लड़की का संख्या इतना कम हो गया है, 10 गुना कम हो गया है? नहीं ना। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि 400 लड़के हैं, इनके माता पिता इनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाई के लिए मना किया जाता है। आज भी ये चीज आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी कहीं पर अगर जाते होंगे ऑफलाइन ट्यूशन तो वहां पर ये चीज नोटिस करते होंगे कि लड़का से पूरा क्लासरूम भरा हुआ है और लड़की से मात्र 4 गो बेंच भरा है। ठीक है ना। ये चीज नोटिस करते हैं ना आप लोग, ये चीज आप लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा। तो प्यारे बच्चों यही होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यही होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्त्रियों के साथ भेदभाव। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? लैंगिक विभेद। ठीक है ना। स्त्रियों को कहा जाता, इसी को कहा जाता है लैंगिक विभेद। तो समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण याद रखिएगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, महिलाओं में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा के कारण, और बाल विवाह और सती प्रथा के कारण। तो ये सब क्या है? स्त्रियों के दयनीय स्थिति के कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बताइए प्यारे बच्चों। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या क्या होता है आप लोग तो जानते होंगे ना। भ्रूण हत्या क्या होता है इसे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। बताओ बाबू, भ्रूण हत्या क्या होता है इसे तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जानते हैं ना भ्रूण हत्या। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, भ्रूण हत्या होता क्या है, भ्रूण हत्या होता क्या है, जरा आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए, अच्छे तरीके से ना आप लोग भ्रूण हत्या को जानने का प्रयास करिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। अगर भ्रूण हत्या के बारे में बात किया जाए तो हम लिखेंगे कि भ्रूण हत्या क्या है? एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। देखिए होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा पैदा हो, ठीक है ना, बेटी लोग चाहते नहीं है। इसलिए क्या होता है कि लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करवा लेते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की है। और जैसे ही गर्भ में पल रहा बच्चा का जांच होता है तो अगर लड़की मिला तो उसको क्या कर दिया जाता है? जानबूझ करके गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे देश का लिंगानुपात दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा जाता है, जो सफल ना होकर के असफल साबित हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। अगर लोगों का सोच नहीं बदलेगा तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों का सोच बदलने का बहुत जरूरत है। यह प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। हाँ समझ गए ना, समझ में आ गया? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अभी हम सरस्वती पूजा वाले दिन नेत्रहीन विद्यालय में गए थे। पटना में एक वो नेत्रहीन विद्यालय है और उसमें हम गए थे। भाई जो नेत्रहीन बच्चे थे, ब्लाइंड स्कूल के बच्चे, इतने प्यार देते हैं ना, इतने प्यार देते हैं कि मत पूछिए। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, अद्भुत। और उन लोगों का सोच, उन लोगों का लगाव, उन लोगों का भाई प्यार जो है ना वो आसमान पर है एकदम। ठीक है ना। वो भी लोग इतने प्यार देते हैं, आपस में इतने मिलजुल करके रहते हैं कि हमने उनको इतना छोटा सा एक मिठाई दिया था खाने के लिए जो हमें मिला था। हमने बोला कि लो बाबू खा लो। इतने सा मिठाई को वे लोग 10 लोग बांट करके खा लिए। समझ गए ना। और ये चीज हमें देख करके बड़ा अच्छा लगा कि भाई इतने मिलजुल करके ये लोग रहते हैं, वहां एक साथ रहते हैं। भाई भावुक हो गए थे हम वहां जाकर के, और हमें ऐसा लगा कि जिंदगी का सबसे सफल यात्रा हमारा वही है। हमारा जिंदगी का सबसे सफल यात्रा अगर कोई रहा तो वही रहा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंग भेद क्या है बाबू, क्वेश्चन बता दीजिए। रंग भेद के बारे में बताइए कि रंग भेद किसे कहते हैं। देखिए रंग मतलब क्या हो गया, रंग, और भेद मतलब है भेदभाव, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। अंग्रेजों के जमाने में यह ज्यादा होता था, काला गोरा का भेदभाव। एक गाना भी आप लोग गाते हैं, काले गोरे का भेद नहीं यह दिल से हमारा नाता है। तो काला गोरा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था ना, उसी को क्या कहते हैं, रंग भेद कहते हैं। तो लिखेंगे हम कि मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग विभेद कहलाता है। मानवों में गोरा और काला रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसी को रंग भेद कहते हैं। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। रंग भेद के कारण ही आप लोग देखे थे कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। रंग भेद के कारण ही गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि गांधी जी सांवले थे, अंग्रेज लोग गोरे थे। ब्लैक इंडियन कह करके भारतीयों को संबोधित किया जाता था कि भारतीय लोग ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। है? और अंग्रेज लोगों को यह नहीं पता था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। अंग्रेज लोगों को यह नहीं पता था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, यही बात है, ठीक है ना। तो काला गोरा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है ना, उसी को रंग भेद कहा जाता है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, मार्टिन लूथर किंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बाबू, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। देखिए क्षेत्रवाद मतलब क्या होता है, अपने क्षेत्र से लगाव करना और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव की भावना रखना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो अपने क्षेत्र से लगाव और दूसरे के क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो कि एक सामाजिक बुराई है और यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण भी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सांप्रदायिकतावाद किसे कहते हैं। सांप्रदायिकतावाद के बारे में बताइए कि सांप्रदायिकतावाद क्या है। प्यारे बच्चों सांप्रदायिकतावाद क्या है, क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। सांप्रदायिकतावाद में क्या होता है कि अपने संप्रदाय के लिए बलिदान तक भी दे देते हैं, यानी कि यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ते रहते हैं। ये हमारे भारत में ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा कि हिंदू कह रहा है कि हम मुसलमान को नहीं रहने देंगे, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि हिंदू को नहीं रहने देंगे, हिंदू लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में, मतलब अपने धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं। किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर अपने धर्म के लिए लड़ाई हो रहा है, जिसमें कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का अगर प्रयास किया जा रहा है, तो बस इसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सांप्रदायिकतावाद, तो आराम से आप लोग बता दीजिएगा ना, बोलिए। अगर आप लोगों से सांप्रदायिकतावाद पूछा जाए तो क्या आप लोग बता दीजिएगा, हाँ या ना बताइए। सभी बच्चे बता दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। आप लोग को पता है कि सबसे ज्यादा पावर होता है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास। सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि केंद्र सरकार के पास। और उसके बाद अगर नीचे आइए तो ज्यादा पावर होता है राज्य सरकार के पास। केंद्र सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा पावर किसी के पास होता है तो वो होता है राज्य सरकार के पास। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के शक्तियों का बंटवारा किया और कुछ पावर दिया स्थानीय सरकार को। कुछ पावर किसको दिया, स्थानीय सरकार को कुछ पावर दिया। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। विभिन्न समस्या का निपटारा किया जाता है स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि अगर किसी को कोई दिक्कत है,
अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट राज्य सरकार के पास नहीं ना जाएगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास नहीं ना जाएगा, वो तो आएगा स्थानीय सरकार के पास ना। तो अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकारों के बीच में बांटना ही क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। अपने शक्तियों को स्थानीय सरकार के मध्य में बांटना, स्थानीय सरकार के पास में बांटना ही क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। बोलो बाबू, याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर परिषद क्या है और इसके प्रमुख कार्य को लिखिए। आपके परीक्षा में यह सब सवाल आएगा भाई, ठीक है ना। इन्हीं सवालों में से एक सवाल आपके बीच में आएगा, ठीक है ना। इन्हीं सवालों में से कोई एक सवाल आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग एक एक सवाल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक एक सवाल को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके परीक्षा में सवाल ना छूटे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। आज ही सब याद कर लेंगे सर, बहुत बढ़िया, आज ही सब याद कर लेना है, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखना है। नगर परिषद के प्रमुख कार्य को लिखना है, तो लिखेंगे नगर परिषद का गठन नगर पंचायत से बड़े शहरों में किया जाता है। नगर परिषद का गठन कहां किया जाता है? तो नगर परिषद का गठन किया जाता है नगर पंचायत के बड़े शहरों में, जहां की आबादी 2 से 3 लाख होनी चाहिए, जहां की आबादी 2 से 3 लाख होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, नगर कह रहा है कि इसके प्रमुख कार्य लिखिए। नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है? तो लिखेंगे नली का निर्माण करना नगर निगम का कार्य है, नहर की सफाई करना नगर निगम का कार्य है, शमशान घाट का प्रबंध करना नगर निगम का कार्य है, सड़क और गली में बिजली का प्रबंध करना नगर निगम का कार्य है, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना नगर निगम का कार्य है, मानव और पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करना, ये सब नगर निगम का कार्य है, ठीक है ना। तो नगर निगम का कार्य आपसे पूछा जा रहा है, आराम से प्यारे बच्चों आप लोग इतना लिख दीजिएगा। बोलिए, याद हो जाएगा? नगर निगम का कार्य आप लोगों से हो जाएगा याद? बताओ बाबू, नगर निगम के कार्य को आप लोग एकदम शानदार तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना याद? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण को बताइए। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? आप लोग बता सकते हैं कि बिहार में छात्र आंदोलन किनके नेतृत्व में हुआ था? बताओ बाबू, बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था वह किनके नेतृत्व में हुआ था? एक बार बताइए। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था वह किनके नेतृत्व में हुआ था? एक बार बताइए आप लोग फटाफट से, बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। बिहार में छात्र आंदोलन, कोई बच्चे कोई बच्चे जवाब बताइए ना। जयप्रकाश नारायण, बहुत बढ़िया। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था वह किनके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। तो लिखेंगे बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण, कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। यानी कि यहां पर जो वृद्धि हुआ प्यारे बच्चों, बिहार में छात्र आंदोलन का जो वृद्धि हुआ, बिहार में छात्र आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो किसको माना गया है? गरीबी को माना गया है, महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना, और इसलिए यह आंदोलन हुआ था। और इसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसके नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। अच्छे तरीके से इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, याद रहेगा? चलिए याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है ना, अच्छे तरीके से बाबू इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य को लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, प्यारे बच्चों पूछ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। तो अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात किया जाए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक महिला का नाम सबसे ऊपर आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक महिला का नाम सबसे ऊपर आता है, उनका नाम आप लोग बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखा जा रहा है। तो लिखेंगे कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर और छोटे बड़े बांधों को विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था सरदार सरोवर बांध,
तो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसके विरोध में, चूंकि उससे पर्यावरण को नुकसान था, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान था, तो उसके विरोध में मेघा पाटेकर के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन को ही क्या कहते हैं? उस आंदोलन को ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन को ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो बात करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास और उचित मुआवजा दिलाना। जो भी विस्थापित परिवार हैं उनको पुनर्वास की सुविधा, यानी कि दोबारा घर रहने के लिए दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, और पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय करना चाहिए। पर्यावरण के नुकसान के लिए सरकार से सुरक्षात्मक उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? हैं? ठीक है ना, याद रहेगा बाबू? सर जी 22.2 के बच्चे आपको देख रहे हैं। अरे 22.2 के बच्चे कहां देख रहे हैं? पता नहीं क्या क्या समस्या चल रहा है भाई। हैं? क्या दिक्कत हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज पता ना कुछ तो प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, ठीक है ना। आज पता नहीं कुछ ना कुछ इशू तो है। पता नहीं इस बार ना, इस वर्ष ना हम लोग यूट्यूब से बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। इस वर्ष यूट्यूब से हम जितना परेशान हुए आज तक अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हुए थे, जब से पढ़ाना शुरू किए, ठीक है भाई। पता नहीं क्या क्या लोग करके बैठे गए हैं। इस वर्ष दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही हैं चैनल पे, ठीक है ना। चैनल पे दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही हैं। पता नहीं क्या होगा आने वाले समयों में। और ये सिर्फ हमारे पर नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि देश भर के चैनल, बड़े बड़े चैनल हैं, सब पर दिक्कत आ रहा है। हम लोग तो बिहार बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई का सब उतना बड़ा बड़ा चैनल है ना, उन लोगों पर दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। उन लोगों पर दिक्कत आ रहा है। हमें तो लगता है कि हम साइड से एक चैनल अभी बना लेते हैं, ठीक है ना। साइड से एक और 10th क्लास का चैनल बना लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। साइड से एक और हम 10th क्लास का चैनल बना लेते हैं, चूंकि अगर बीच में कभी कोई इशू हुआ, बीच में अगर कोई लफड़ा हुआ तो हम सीधे उस पर क्लास लेना शुरू करेंगे, क्या, ठीक है ना। आज हम एक चैनल बनाते हैं, ठीक है ना। और बताओ बाबू, अब की बार जो चैनल बनाए वो किस नाम से बनाए? आप लोग बताइए ना। आज हम चाहते हैं कि आज एक चैनल बना लें, चूंकि इस प्रकार की समस्या हमें देखने के लिए बार बार मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि आज एक नया चैनल बनाया जाए और उस पर कुछ कंटेंट वगैरह हम देंगे भी, कुछ क्लासेस भी उस पर लेंगे। और बच्चों का जो यहाँ पे समस्या हो रहा है ना, वो समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो बच्चों का समस्या हो रहा है वो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किस नाम से चैनल बनाए बताओ? अब हम तो एक नाम सोचे हुए हैं, लेकिन आप लोग बताइए, ठीक है ना। बोर्ड के नाम से, टारगेट बोर्ड के नाम से बना लें। टारगेट बोर्ड के नाम से फिर दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि चैनल जो होता है ना वो रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर्ड चैनल को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो टारगेट बोर्ड है ना, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, और इसे दोबारा बनाना सही नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं कि हमारा एक बच्चों के द्वारा ही सजेस्ट किया गया है, ठीक है ना, बच्चों के द्वारा ही सजेस्ट किया गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग सहमति जताइएगा, ठीक है ना। बच्चों के द्वारा ही सजेस्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ बिहार बोर्ड, किंग ऑफ बिहार बोर्ड। बताओ बाबू, किंग ऑफ बिहार बोर्ड है? ये चैनल का नाम कैसा रहेगा? आप लोग क्या कहते हैं? ये चैनल का नाम कैसा रहेगा? जैसा आप लोग बताइए। बच्चों के द्वारा ही, कुछ बच्चों के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि सर जी ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है ना। चूंकि सर आप बिहार बोर्ड में बहुत बड़ा क्रांति लाए हैं, बिहार बोर्ड में बदलाव लाए हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे आपको चाहते हैं, ठीक है ना, और बिहार बोर्ड के बच्चे आपसे प्यार करते हैं, तो सर इसका ये होना चाहिए, किंग ऑफ बिहार बोर्ड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग बताइए क्या रखा जाए,
हैं? मस्त है, सुपर। एक तो टारगेट बोर्ड है ही ना, हम चाहते हैं कि किंग ऑफ बिहार बोर्ड के नाम से प्यारे बच्चों एक बनाया जाए, ठीक है ना। किंग ऑफ टारगेट बोर्ड नहीं, किंग ऑफ बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड पर जब कब्जा हासिल करना है, ठीक है ना, तो पूरा ना होना चाहिए। ठीक है ना, टॉपर बोर्ड। अच्छा, टॉपर बोर्ड नाम रखा जाए? नहीं, चलिए देखते हैं जो भी रहेगा। आज हम चैनल क्रिएट करते हैं और अच्छे तरीके से हम उस पर विचार करेंगे। आज हम एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम उस पर विचार भी करेंगे, ठीक है बाबू। टारगेट बोर्ड से टॉपर बोर्ड में आ जाएं। अब टारगेट बोर्ड ऑफिशियल, बिहार बोर्ड ट्यूशन क्लासेस हैं, विद्यार्थी का सहारा, टॉपर फैक्ट्री, किंग ऑफ टारगेट बोर्ड, ठीक है ना। चलिए जो भी रहेगा, ठीक है ना, हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन हमें लगता है ना कि किंग ऑफ टारगेट बोर्ड ना रखें। बच्चों के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था, लेकिन टारगेट बोर्ड से ही संबंधित कुछ नाम रखें, क्योंकि अपना अस्तित्व जो है वो टारगेट बोर्ड है, और टारगेट बोर्ड से संबंधित कुछ नाम रखें, ठीक है ना। तो हम सोच रहे हैं और टारगेट बोर्ड से संबंधित ही कुछ नाम रखेंगे। और आज शाम में हम वो चैनल भी लॉन्च करेंगे। आज शाम में हम वो चैनल लॉन्च करेंगे, तो आज शाम में आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। आज शाम में प्यारे बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। आज शाम में हम चैनल लॉन्च करेंगे, तो आज शाम में आप लोग तैयार भी रहिएगा। क्लियर? हाँ, ठीक है। ओनली टारगेट बोर्ड, ओनली टारगेट बोर्ड, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज शाम में हम नाम रखेंगे और चैनल का शुभारंभ भी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई इस चैनल पे बहुत बार बोट अटैक हो गया है, तो खतरा तो है ही बना हुआ। इस चैनल पे बहुत बार बोट अटैक हुआ है, तो खतरा तो है ही बना हुआ। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अभी एक महीना बचा हुआ है, तो आराम से हम एक साइड चैनल बना लें और आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर इस पर कोई दिक्कत हुआ तो हम उस पर क्लास ले सकें, ठीक है ना। बच्चे आप लोग इधर उधर ना हो जाए कि सर जी का चैनल ये हो गया वो हो गया। तो इन सब चीजों के लिए ना पहले से तैयार रहेंगे। सावधानी हटेगा तब ना दुर्घटना घटेगा। दुर्घटना घटने से पहले हम सावधान हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं? बताओ बाबू, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं? किस आधार पर आप कह सकते हैं, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं? देखो बाबू, राजनीतिक दल जो होता है ना, वह जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता ही है। राजनीतिक दल जो होता है वह जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता ही है। लिखेंगे, राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। राजनीतिक दल जो होता है वह जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल जो है वो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। राजनीतिक दल क्या करता है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात को जनता तक पहुंचाना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। नाम बढ़िया सोच करके, ऐसे नहीं कि जो मन में आए जो बोल दिए। एक बढ़िया नाम सोच करके कि चैनल का क्या नाम रखा जाए, ठीक है ना, बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। इस वीडियो के नीचे में कमेंट करिएगा, लाइव चैट में मत कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए, ठीक है ना। लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के द्वारा ही सभी प्रकार के योजना बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के द्वारा योजना का निर्माण किया जाता है, लेकिन उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। स्थानीय नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, बताओ बाबू। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, तो लिखेंगे भारतवर्ष में लोकतंत्र निम्नांकित तरीके से सफल हो सकता है। भारतवर्ष में लोकतंत्र जो है ना वो निम्नांकित तरीके से सफल हो सकता है। कैसे, तो लिखेंगे कि शिक्षा का प्रसार करना। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए, अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो क्या हो सकता है, भारतवर्ष में लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो भारतवर्ष में लोकतंत्र सफल हो सकता है। अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना। जो अल्पसंख्यक है, मतलब जिनकी संख्या कम है, उन पर भी बराबर ध्यान दिया जाए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना चाहिए और आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना। आम लोग जो लोग हैं उनमें राजनीतिक तरीके से जागरूकता लाएं कि किस तरीके से आप लोकतांत्रिक देश को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सब चीज रहेगा प्यारे बच्चों तो आराम से लोकतंत्र सफल हो सकता है। सर सिविक्स का क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। भारत में जो लोकतंत्र का भविष्य है उसे आप किस रूप में देखते हैं। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, तो लिखेंगे भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफी उज्जवल रूप में देखते हैं। भारत में जो लोकतंत्र का भविष्य है उसे हम काफी उज्जवल रूप में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो वह कमियों को दूर करेगा, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में जो कमी है, ठीक है ना, भारतीय लोकतंत्र में जो कमी है उस कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र शामिल होगा, ये भारत का लोकतंत्र है। ऐसे भी भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वह भारत का ही लोकतंत्र है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का ही लोकतंत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। लिखेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन है क्या सिविक्स में, और भी क्वेश्चन है सिविक्स में। हाँ बाबू अभी और क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना सिविक्स का क्वेश्चन बन सकता है
वो सब आज बता देंगे। सिविक्स का आज जितना क्वेश्चन बन सकता है लघुत्तरीय का आज सब बताएंगे, ठीक है ना। लगभग खत्म ही होने वाला होगा, 5-6 क्वेश्चन अब होता हो, देख लेते हैं। 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ही क्वेश्चन तो है अब बचा हुआ, मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है ये सिविक्स का। कह रहा है कि आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करिए। आर्थिक अपराध का अर्थ क्या होता है? बाबू पूछ रहा है कि आर्थिक अपराध का अर्थ बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे आर्थिक अपराध के बारे में? लिखेंगे कि वैसा अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। वैसा अपराध जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है आर्थिक अपराध कहलाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में रुपया जमा करना, कर की चोरी तथा घुसखोरी आदि आर्थिक अपराध के उदाहरण हैं। यानी कि अगर कोई अवैध आगमन, अवैध रुपया विदेशों से लाता है, अगर कोई विदेशी बैंक में यानी काला धन जमा कराता है, टैक्स की अगर चोरी करता है, ठीक है ना, तथा घुसखोरी आदि आर्थिक अपराध के क्या है? उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून जो है वह लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो लिखेंगे सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है। यह कानून जो है वो लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है, प्रशासन को पारदर्शी बनाकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, ठीक है ना। यह जो कानून है यह प्रशासन को पारदर्शी बनाता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों अगला नंबर, और हमें लगता है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? बताओ बाबू, क्या शिक्षा का अभाव? न्यूज़ चैनल का अपना टारगेट बोर्ड नाम रखिए सर, अपना टारगेट बोर्ड। चलिए ये भी बढ़िया है, अपना टारगेट बोर्ड, ठीक है ना, ये भी बढ़िया है। चलो भाई देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो लिखेंगे कि शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता है। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अनजान रहते हैं। लोग अपने अधिकार और लोग अपने कर्तव्यों से अनजान रह जाते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है और लोकतंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे चुनौती है इसे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, लेकिन कैसे चुनौती है प्यारे बच्चों इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था टोटल सिविक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमें लगता है कि अगर सिविक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। अगर सिविक्स में कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो हमें लगता है कि इससे बाहर नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है ना। इससे बाहर तो पूछनी ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। हाँ, तो चलो बताओ बाबू, क्या आप लोग यहां तक हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा? आज जितना क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं इतना क्वेश्चन याद हो जाएगा। कितना क्वेश्चन? लगभग 25 क्वेश्चन आज बता दिए हैं, ठीक है ना। लगभग हम 25 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, तो इतना आप लोगों को आज याद करना है, ठीक है ना। इतना याद आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। हाँ, और आज शाम में आज हम टारगेट बोर्ड का एक नया चैनल लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ही, 10वीं क्लास के बच्चों के लोगों के लिए ही, ठीक है ना। और उस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कराने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, जितना जल्दी हो सके। एग्जाम से पहले हम लोग का टारगेट रहेगा 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उस पर हम लोग पूरा करें। यानी कि एग्जाम से पहले 1 लाख का परिवार होना चाहिए। और आप लोग का कुछ क्लास भी हम उसी पर लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का हम कुछ क्लास भी उसी पर लेंगे। तो बाबू इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है,
ठीक है ना। आज शाम में एक अच्छा सा नाम सोच करके आप लोगों का कमेंट पढ़ेंगे हम, आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद जो हमें यूनिक लगेगा वो हम करेंगे, ठीक है ना। या फिर कुछ हम भी विचार करते हैं, कुछ हमारे भी विचार में आ जाए वैसा, ठीक है ना। तो आज शाम में होगा। और आज दूसरी बात, आज शाम में हम आप लोगों को क्या बोले थे कि 500 प्लस वाला जो सीरीज है ये भी आज क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। 500 प्लस क्वेश्चन वाला जो सीरीज है ना, इसे आज हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो 500 प्लस सीरीज वाला भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। आज शाम में कितना बजे से, 6:15 में आज शुरू करेंगे। 6:15 में आज शुरू करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना बाबू, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज शाम में मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए सीरीज के साथ, एक नए चैनल के साथ, ठीक है ना। आज शाम में मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अच्छे तरीके से मन से आप लोग पढ़ाई करिए। शाम तक ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। शाम तक ये पूरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं शाम में। जय हिंद।